डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पीएल एकेडमी। देखिए ज़रा, एनिलीन प्लस ग्लिसरॉल और ये ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। इनका कहना है, इनका मतलब है एनिलीन और ग्लिसरॉल अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है एनिलीन प्लस ग्लिसरॉल, तो हम रिएक्ट करा के देख लेते हैं पहले क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है। चलिए एनिलीन ले लेते हैं, चलो देखते हैं क्या बनेगा। एनिलीन प्लस ग्लिसरॉल से रिएक्ट करा रहे हैं। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला CH2OH CHOH CH2OH, ठीक। उसके बाद इन्होंने हमें रिएक्टेंट दे रखा है PHNO2, H2SO4 दे रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ प्रेजेंट रहेगी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी, जैसे हम नाइट्रोबेंजीन के नाम से जानते हैं, यहीं पर प्रेजेंट रहेगी। फॉर्मूला होगा C6H5NO2। ये नाइट्रोबेंजीन यहाँ प्रेजेंट रहती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ काम करेगी। तो सीधी सी बात है, जब ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करेंगी तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम होगा, देखिए ज़रा, इस प्रोडक्ट को हम गेट करेंगे, इस तरीके से मिलेगा। ये इस प्रोडक्ट का नाम है स्टूडेंट क्यूनोलीन। क्यूनोलीन प्राप्त होगा। देखिए जब एनिलीन रिएक्ट करेगा ग्लिसरॉल से, ये एनिलीन हो गया, ये एनिलीन हो गया, ये ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल से जब रिएक्ट करेंगी ये सारी चीज़ें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंटेशन में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंट में, एक बार देख लो, ये एन है हमें यहाँ, इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं क्यूनोलीन। तो हमें क्यूनोलीन मिलेगा। क्यूनोलीन हमारा कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो जरा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से एक और बात यहाँ समझने की है, जब एनिलीन और ग्लिसरॉल जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में और हमें क्यूनोलीन प्राप्त होता है, तो इस रिएक्शन को हम स्क्रैप सिंथेसिस के नाम से जानते हैं, स्क्रैप संश्लेषण। एक बार फिर से समझ लो, एनिलीन जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में, तो हमें क्यूनोलीन मिलेगा। और इस पूरी रिएक्शन को, इस पूरी प्रक्रिया को हम स्क्रैप सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, डी हमारा सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, 2 प्रैक्टिस सेट हम पहले करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोजिए और उसमें देख लीजिए। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं यहाँ दूंगा, जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। इसलिए जो है आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं पीएल एकेडमी पर आकर। आपको रेगुलर ये प्रैक्टिस सेट मिलते रहें, उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, कर दीजिए। नोटिफिकेशन गेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर लो। निश्चित ही आपको इस चैनल पर कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 1000 क्वेश्चंस में से आपको 25 से 30 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल तथा फॉर्मिक अम्ल के मिश्रण के वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्नस ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो व्हेन ए मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड इज हीटेड ओवर मैग्नस ऑक्साइड। ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। इन्होंने कहा है एसिटिक अम्ल तथा फॉर्मिक अम्ल के मिश्रण के वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्नस ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो जो है क्या होगा। यहाँ भी जो है इसे हमें समझना पड़ेगा आखिर यहाँ क्या होने वाला है। इस रिएक्शन को हम करके देख लेते हैं, जो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं हम वही करेंगे
और यहाँ देख लेंगे हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिएगा इसे ज़रा, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, ठीक है। और बोला है इन्होंने, क्या बोल रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल के मिश्रण को, यानी फॉर्मिक अम्ल बोला है, ये फॉर्मिक अम्ल हो गया HCOOH, जब ये मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में इसे 300 डिग्री टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं, तो भाई साहब सीधी सी बात है, हमें एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड मिलेगा। एसिटल्डिहाइड मिलने के बाद और क्या होगा, H और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा यहाँ पे जब इसे हीट करेंगे तो, और वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमें जो है एसिटल्डिहाइड मिल गया। तो यह हम कह सकते हैं, जब हम एसिटिक अम्ल तथा फॉर्मिक अम्ल के मिश्रण के वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्नस ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो हमें एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। और एसिटल्डिहाइड हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है हमें एसिटल्डिहाइड। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, जब एसिटिक एसिड को फॉर्मिक एसिड के साथ कैटलिस्ट क्या होंगे, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे अथवा घटा देंगे, उत्प्रेरक कहलाएंगे। और ये अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेते, परंतु लेकिन अब कुछ रिएक्शन ऐसी भी मिल गई हैं जिसमें जो है कैटलिस्ट भाग ले लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और जब इन दोनों को हम हीट करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल भी अलग हो जाएगा। नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अमोनिया का निर्माण निम्न अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित होता है, N2+3H2, रिवर्सिबल दे रखा है और जो है अमोनिया बन रही है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और देख लो UPLT ग्रेड्स में पूछा गया है क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, सबने पढ़ा है। 12th में आपने एक प्रोसेस पढ़ा है, हैबर विधि से प्रोसेस, हैबर विधि से अमोनिया बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम वही दे रखा है। उसकी अगर आपको उसकी लैब मेथड पता है तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम कर देंगे। इन्होंने ये ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, ताप का बढ़ना, ताप का बढ़ना और दाब का घटना, ताप का घटना और दाब का बढ़ना और दाब का घटना। तो सीधी सी बात है, यहाँ सिंथेसिस अमोनिया जो है क्या होगा, इसके हम जो है बताते हैं आपको, समझ लो थोड़ा क्या होता है सिंथेसिस अमोनिया इफेक्ट। जब सांद्रता बढ़ाएंगे, यानी सांद्रता का जब प्रभाव होगा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये हो जाएगा, ये बोल रहे हैं कि फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो सीधी बात है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ N2 ऑफ H2 इंक्रीज द रेट of forward reaction increase as you consume of added substance, thus formation of ammonia increases। और दूसरी बात, दाब का बढ़ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो जाएगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द NH3 ए डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज द इंक्रीज द सिस्टम मूव्स ऑन डायरेक्शन इन विच दिस डिक्रीज इन वॉल्यूम हाई प्रेशर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या NH3। तो सीधी बात है, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ताप का घटना और दाब का बढ़ना। जब ताप को घटा देते हैं और दाब को बढ़ा देते हैं तो अमोनिया हमें सही तरीके से मिल जाती है। कंप्लीटली रिएक्शन एक बार देख भी सकते हो, इस तरीके से ये आपने पढ़ा है, N2 होता है, ये गैस फॉर्म में होता है, दे भी रखा है, प्लस H2 होता है, ये भी गैस फॉर्म में होता है, ये भी दे रखा है तुम्हें, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, साम्य में चलती है ये रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल चलेगा। और आपने यहाँ एक मोलिब्डेनम देखा होगा और Fe देखा होगा, ये दो उत्प्रेरक आपने देखे होंगे, इन्हें हम रिएक्टेंट के फॉर्म में काम करते हैं। अगर ये हम यहाँ नहीं यूज करेंगे तो हमें अमोनिया अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिलेगी, इसलिए हम जो है इन दोनों चीज़ों को यहाँ यूज करते हैं, दोनों कैटलिस्ट को यहाँ यूज कर लेते हैं, तो हमें अमोनिया जो है अच्छी क्वांटिटी में मिलने लग जाती है और हीट एनर्जी निकल जाती है। तो इसको भी हैबर विधि के नाम से जानते हैं, प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनोदर नेम ऑफ बॉन्डलेस रेजोनेंस इज, बंधहीन अनुनाद का दूसरा नाम है
ऑप्शन दे रखे हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। बच्चों हमें यहाँ सबसे पहले समझने की जो चीज़ है वो है अनुनाद, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? बीएससी में आपको रेजोनेंस का पूरा चैप्टर मिला हुआ है, आप उसे पढ़ लेंगे तो उससे जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन के, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे पीजीटी टीजीटी में, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। रेजोनेंस का पूरा चैप्टर है बीएससी में, उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। रेजोनेंस होते क्या है, आपने ये तो फिजिक्स में ही पढ़ रखा होगा। रेजोनेंस, अनुनाद क्या होता है मैं बताता हूँ, समझ लो थोड़ा। होता क्या है आखिर रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस क्या होते हैं? देखो डीपली समझाता हूँ, इसे लिख भी सकते हैं आप। जिस आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, फिर से समझ लो, जिस आवृत्ति पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, उस आवृत्ति को अनुनाद कहते हैं। उसको भी अनुनाद नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे अनुनाद की आवृत्ति। समझ रहे हैं ना, उसको बोलेंगे अनुनाद की आवृत्ति, यानी उसे हम बोल सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और जो कंपन होते हैं उनके बीच में, आप ध्यान से समझ लें, जो कंपन होते हैं उन्हें अनुनाद बोलते हैं। जो कंपन, जो वाइब्रेशन उनमें जो होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझो, एग्जाम्पल है गिटार। गिटार सबने देखा होगा, उसमें जो तार लगे हैं, उस तार के जो है साइड में जो कंपन होता है, आप उनको टच करते हैं तो उनमें जो कंपन होता है, उस कंपन को, उस वाइब्रेशन को अनुनाद बोलते हैं, वो रेजोनेंस बोला जाता है। तो सीधी सी बात है, उसे रेजोनेंस बोलेंगे। यहाँ क्या बोला है, बंधहीन रेजोनेंस क्या होगा? तो बंधहीन रेजोनेंस क्या होता है, अगर इसे डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं एनोदर नेम ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। सीधी सी बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से उसे जानते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, डी में दे रखा है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे डिफाइन कर देंगे, एनोदर नेम ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं एल्फा कण के लिए आवेश अपॉन द्रव्यमान के मान बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दे रखा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन सारी चीज़ों के पता होना चाहिए। द्रव्यमान क्या है इनके, ठीक है, आवेश और द्रव्यमान इनके पता होना चाहिए, ई अपॉन एम क्या क्या है, तभी तो हम जो लगा सकते हैं इन्हें बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में तो बाद में लगाएंगे, पहले जब हमें पता होगा, पता ही नहीं होगा तो कैसे लगा लेंगे। चलो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनके क्या होते हैं, ई अपॉन एम। चलो यहाँ समझ लेते हैं एक बार। इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है और न्यूट्रॉन दे रखा है, स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, और एल्फा कण दे रखा है। इनके ई अपॉन एम हमें गेटेड होने चाहिए, तभी तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, न्यूट्रॉन का ई अपॉन एम कितना होता है, इसका 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का ई अपॉन एम कितना होगा, जब तक हमें ये पता नहीं होंगे तब तक हम इसे बढ़ते क्रम में लगा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन का लगभग कितना होता है ये अपॉन एम, तो प्रोटॉन का होता है 9.58 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर ग्राम में, ठीक है, ये इसका होता है प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का हो गया। प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का ई अपॉन एम कितना होगा। चलो इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का ई अपॉन एम होगा, लगभग ये पहुंचेगा जाके 1.76 इंटू 10⁸, ये भी सेंटीमीटर ग्राम में होगा, ठीक है। आगे एल्फा, इसका देख लेते हैं, इसका ई अपॉन एम कितना होगा, एल्फा का, इसका ई अपॉन एम होगा, इसको बोलेंगे लगभग 4.79 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर ग्राम, ये आएंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें अब मिल चुकी हैं। अब ये हमें सारी चीज़ें मिल गई, तो इन्हें बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में कैसे लगाएंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सीधी सी बात है, पहले न्यूट्रॉन रख लेते हैं, फिर उसके बाद एल्फा कण आ जाएगा, ठीक है, न्यूट्रॉन हो जाएगा, उसके बाद एल्फा कण आ जाएगा, उसके बाद प्रोटॉन आ जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इनको जो है बढ़ते क्रम में लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा अरेंज हो जाएगा। ये कहाँ दे रखा है, ये हमारा दे रखा है डी ऑप्शन में रखा है, न्यूट्रॉन, एल्फा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डी ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में विभिन्न हैं परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, वे कहलाते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में विभिन्न हैं परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, वे कहलाते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफरिंग इन मास तो प्रोसेसिंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और वहीं से मैंने आपको उसी प्रैक्टिस सेट में से मैंने आपको ये क्वेश्चन उठा कर दिया है। तो चलो एक बार इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। न्यूट्रॉनिक, संभारिक, समस्थानिक और समावेवी, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोवर्स और आइसोमर्स। तो सबसे पहले हमें ये चारों के बारे में पता होना चाहिए तो हम जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मेन बात जो इन्होंने कही है, उन्होंने कही है समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। इन्होंने कहा है समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, यहीं से हमें पता चल गया कि आइसोटोप्स जो आंसर हो जाएगा। अब आइसोटोप्स कहाँ दे रखा है, समस्थानिक आंसर हो जाएगा। समस्थानिक कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है समस्थानिक, तो बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा समस्थानिक। पहले तो आप ये समझ लो कि ये होते क्या हैं, समस्थानिक होते क्या हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान से समझ लो। जो समान परमाणु क्रमांक रखते हैं, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान उनके अलग अलग होंगे। बात को बहुत अच्छे से समझ लो। जो परमाणु क्रमांक तो समान रखेंगे लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे। ऐसे जो तत्व होंगे उन्हें समस्थानिक बोलेंगे। जैसे आप यहाँ समझ लो, सब जानते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के भी जो है समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लिखा होगा 1H1, ठीक है, 1H2, एक देखा होगा 1H3, ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो यही मैंने अभी बताया था आपको, जो समान परमाणु क्रमांक रखते हैं, देखो सबका परमाणु क्रमांक समान है, 1 है, और द्रव्यमान इनके डिफरेंट है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसके 3 है। तो जो परमाणु क्रमांक तो समान रखेंगे लेकिन द्रव्यमान जो है डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे। ऐसे जो होंगे, ऐसे जो तत्व होंगे वो सभी समस्थानिक कहलाएंगे। बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। देखो कार्बन के होते हैं, ठीक है, कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, और जो है फॉस्फोरस के भी होते हैं, लाल फॉस्फोरस, सफ़ेद फॉस्फोरस, पीला फॉस्फोरस, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो बहुत से तत्व ऐसे हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में जिनके आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। और समझ लो एक बार बहुत अच्छे से। अब एक बात और समझ लो यहाँ बहुत अच्छे से, तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण तो समान होंगे, साफ बात है। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी समान होती हैं, और जब केमिकल प्रॉपर्टीज समान है और समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिपेंड करेंगे एटॉमिक नंबर पर, परमाणु क्रमांक पर। तो जब परमाणु क्रमांक समान है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होंगे, और सीधी बात है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी। ठीक है, ठीक है नहीं, जब ये बात सारी निकल के आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी समान होंगी, और जब ये सारी चीज़ें समान हो सकती हैं उनकी, जब होंगी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे, तो उनके जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाएंगी। और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाएंगी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उसका समान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी तो ये हमें ईजी रहेगा, वरना ईजी नहीं रहेगा। इन्होंने हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि जो समान रासायनिक गुण रखते हैं, जो समान रासायनिक गुण रखते हैं वे क्या है कहलाते हैं। ऊपर का तो जो है इन्होंने हमें जो कंफ्यूज करने के लिए कह दिया कि द्रव्यमान विभिन्न है, तो हमें साफ बात है कि आइसोटोप्स के बारे में पता होगा तो हम सीधे से कर लेंगे। आइसोटोप्स होंगे क्या, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले जो है तत्व होंगे, वो आइसोटोप्स कहलाएंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ बता दी हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। समान परमाणु क्रमांक वाले और डिफरेंट जो है मॉस वाले, डिफरेंट द्रव्यमान रखेंगे, ऐसे सभी तत्व जो है समस्थानिक कहलाएंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई दिया, ये देख लीजिए फिर से। हाइड्रोजन के इतने होते हैं, और मैंने इनकी जो प्रॉपर्टीज़ भी बता दी। केमिकल प्रॉपर्टीज समान होंगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, और जब ये दोनों चीज़ें समान होंगी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा। चलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी सही हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, निम्न में कौन उभयधर्मी है, निम्न में कौन उभयधर्मी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक पूछा हुआ है, कौन सा इन्होंने दे रखा है, लिथियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नन ऑफ दीज। तो पहले तो हमें एम्फोटेरिक के बारे में पता हो तो हम आंसर यहाँ कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको एम्फोटेरिक क्या होते हैं, समझो बहुत ध्यान से। लिख भी सकते हैं, लिखना चाहो तो पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं आप, क्योंकि जो आप यहाँ से बहुत अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास अब इतना टाइम तो है नहीं जो है हम सारा सिलेबस कवर्ड कर लें और बहुत अच्छे से पढ़ लें। हमारे पास 40 से 45 दिन हैं, सीधी बात है। मई ख़त्म हो गया, मई ख़त्म होने के बाद जून आएगा और जून के लास्ट वीक में यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में, ये एक महीना हमारे पास 30-40 दिन का बचा है। जुलाई के फर्स्ट वीक में ऑप्शनल डेट भी आ चुकी है, कह चुके हैं कि पेपर हो जाएगा, ऑप्शनल डेट है। तो जब सीधी सी बात है, हम रेगुलर प्रिपरेशन नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। तो मैं ये प्रैक्टिस सेट जो करा रहा हूँ, इनसे सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जो ऐसे सॉल्व करें और कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, तो आप लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। तो यहाँ पूछा हुआ है हमें एम्फोटेरिक क्या है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो एम्फोटेरिक के बारे में पता होगा तो हम आसानी से एम्फोटेरिक कर देंगे यहाँ। तो समझ लो, लिख लो, लिखना चाहो तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के लक्षण रखते हैं, जो पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के कैरेक्टर रखते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको एम्फोटेरिक बोला जाता है। जैसे सीधा सीधा एग्जांपल आप समझिए, वाटर है हमारा, जल। जल जो है एम्फोटेरिक सबसे अच्छा होता है, एम्फोटेरिक यौगिक है जल, क्योंकि वह प्रोटॉन डोनर भी है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। समझ रहे हैं, यानी प्रोटॉन दाता भी है, अम्ल के रूप में भी काम करेगा और प्रोटॉन ग्रहण भी करता है, क्षार के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ समझ लो रिएक्शन भी है उसकी। देखो जैसे, देखो यहाँ अगर ZNO से इसको रिएक्ट कराते हैं क्षार को, ठीक है, बहुत अच्छे समझ लो। तो यहाँ हमें मिल जाएगा Na2 और ZnO2 मिल जाएगा, ठीक है। इसका नाम अगर करेंगे तो सोडियम जिंकेट हो गया, सीधी सी बात है। अगर ये सोडियम जिंकेट हमें यहाँ मिल गया और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ अगर हमने, ये एसिड फॉर्म में यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, और ये यहाँ बेस फॉर्म में काम कर रहा है, क्षार के रूप में काम कर रहा है, और ये हमें यहाँ सोडियम जिंकेट मिल गया, ये वाटर मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे इसने जो है डोनरिंग का काम किया। अब दूसरी रिएक्शन यहीं पे फिर से देख लो, ये ZNO हो गया, फिर इसे रिएक्ट करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो अब ये यहाँ बेस का काम करेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ एसिड का काम करेगा। जब ये दोनों एसिड का काम करेंगे, हमें यहाँ ZnCl2 मिल जाएगा, जिंक क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब जिंक क्लोराइड यहाँ मिल गया तो यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो पदार्थ है, यानी सबसे अच्छा यौगिक भी कह सकते हैं आप, सबसे अच्छा यौगिक जो एम्फोटेरिक है वो वाटर है, वाटर। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर एम्फोटेरिक का पूछा जाए तो वाटर हो गया। अब हमें यहाँ जो दोनों चीज़ों में, इससे अगर हम रिएक्ट कराते हैं, दोनों चीज़ें काम हो रही हैं, ठीक है, देख लो। तो यहाँ ZNO हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, ZNO हमारा दे रखा है बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फिर से समझा देते हैं, जो पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के कैरेक्टर प्रदर्शित करेंगे उन्हें एम्फोटेरिक कहेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता हमें पेपर में, अगर ये आ जाए तो फ्री का नंबर है। ऑप्शन दे रखे हैं, मोजले, रदरफोर्ड, चैडविक और गोल्डस्टीन, ठीक है। तो पहले यहाँ समझ लो, आपने ये बहुत सुना होगा, ईट पर नाच ऐसे बोलते हैं, ऐसे ईट पर नाच ऐसे लिख लेते हैं। हमें ये 9th 10th से ही पढ़ाया जाता है, ईट पर नाच। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने कर दी, और जो है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने कर दी। समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी, इलेक्ट्रॉन की खोज देखो इसे थॉमसन ने कर दी, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने कर दी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दी, चैडविक ने कर दी। तो यहाँ हमसे पूछा हुआ है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो चैडविक ने की है, ऑप्शन चैडविक सही हो जाएगा। तो चैडविक हमारा कहाँ दे रखा है, चैडविक वाला दे रखा है सी में, तो ऑब्वियसली सी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें समझने की है, वो समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, तो कैसे कैसे हमें जो है ये मिले थे, न्यूट्रॉन कैसे मिले थे। न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी चीज़ें मैं आपको यहीं बता देता हूँ।
1932 में इन्हें खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1932 में। डेट याद रखेंगे, डेट भी पूछ ली जाती है कभी कभी। यहाँ लिख दे रहा हूँ, कब हुई थी इसकी खोज? 1932 में। 1932 में जो खोजा गया था। बेरिलियम और बोरोन जो हल्के तत्व हैं, समझ लो, बेरिलियम और बोरोन, उन पर एल्फा कणों की बमबारी की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। जाहिर सी बात है, जब चैडविक ने खोजे तो चैडविक ही करेंगे। तो चैडविक ने क्या किया था? जो हल्के एलिमेंट है, जैसे हो गया बोरोन, हो गया बेरियम, हो गया, उन पे एल्फा कणों की जब उन्होंने जो है बमबारी कर दी, गोली की तरह बरसा दिए, तो ऐसे हमें जो है चीज़ें मिली जो बिल्कुल उदासीन थे, बिल्कुल उदासीन। समझ रहे हो? उदासीन। ना तो वो चुंबकीय प्लेट के इधर झुके, ना इधर झुके। उन्होंने जो है जो फील्ड लगाया था पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? हमें न्यूट्रल मिलता है, उदासीन मिलता है। वो कहीं झुका ही नहीं, ना तो पॉजिटिव हुआ ना नेगेटिव हुआ, सीधा चला गया। और सीधा चला गया इसीलिए उसकी भेदन क्षमता भी अधिक हुई। जो चीज़ मुड़ेगी ही नहीं कहीं और एकदम सीधी जाएगी गोली की तरह, तो उसकी भेदन क्षमता अधिक होगी। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भेदन क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन की ओबियसली ज़्यादा होगी। जब ऐसे हमें मिल गए कण, ठीक है, उदासीन थे, तो उन्हें क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया। और सीधी सी बात है, अगर पूछा जाए क्या चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुड़ेंगे, तो कह देंगे नहीं मुड़ेंगे। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल। न्यूट्रॉन और इसे अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, समझ रहे हो, अगर इसे डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन किसी परमाणु का वह मूल कण होता है जो उदासीन होता है और जिसका द्रव्यमान द्रव्यमान कितना होगा? 1.675 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। फिर से समझ लो, 1.675 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ये इसका जो है द्रव्यमान हो जाएगा। लिख सकते हैं आप इसे, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और विशेषताएं अगर आप सुनना चाहते हैं तो विशेषताएं भी पढ़ सकते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर, समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी तत्व हैं उनके नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। समझ लो, खूब अच्छी तरीके से समझ लो। हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं उनके सब के नाभिक में न्यूट्रॉन जो है उपस्थित होंगे और उदासीन होंगे। कैसा कण होगा? उदासीन। डिफाइन कर सकते हैं, किसी परमाणु का मूल कण कौन है? न्यूट्रॉन है, जो कि उदासीन होता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में मुड़ेंगे, तो कह देंगे नहीं मुड़ेंगे। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, सीधी बात है। कितना होगा? पूछा जाए कितना होगा? लगभग बराबर होगा, तो कितना होगा? 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगी न्यूट्रॉन की त्रिज्या, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसकी 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होगी। विद्युत उदासीन कण होने के कारण ABM मान इनका शून्य होगा, E/m, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, देख लो। देखो यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसे KLMN में ऑर्बिट्स में तोड़ेंगे तो 2 और ये 4 हो जाएगा, नहीं 4 नहीं 5 होगा, तो ये 7 हो गया, ठीक है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 4 हो गए, तो 2p3, यानी इस ऑर्बिट में जो है 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। दे रखा है कहीं 2p3, तो इन्होंने 1s2 2s2 2p2 ऑप्शन देख लीजिए आप, इस तरीके से दे रखे हैं सारे, और इन्होंने p ऑर्बिटर को नॉर्मली तोड़ रखा है। तो ये सीधी सी बात है, sp/d/f में तोड़ते हैं इसे, sp/d और f। s में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 रख सकते हैं, p में 6 रख सकते हैं, d में 10 रख सकते हैं, और जो f में 14। s की जब भी ऑर्बिट बनेगी तो 1 बनेगी, ठीक है, सॉरी 1 ही बनेगी, हाँ 1 ही बनेगी। और p की जब ऑर्बिट बनेगी तो 3 बनेगी, d की जब बनेगी तो 5 बनेगी, इस तरीके से देखे होंगे आपने पढ़ के। और d की जब बनेगी तो, सॉरी f की जब बनेगी तो 7 बनेगी। तो हमें यहाँ p दे रखा है, तो p का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो 3 ऑर्बिट होंगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो यानी इसकी ऑर्बिट हो जाएंगी px py और pz, ठीक है। और 2p है तो 2 तो लग ही जाएगा, 2p, इस तरीके से
तो वन यहाँ हो जाएगा, वन यहाँ हो जाएगा और वन यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो कहाँ दे रखा है, यानी यहाँ तक 2s2 तक ऐसे कर लो, बाकी का ये कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको भी समझा देते हैं थोड़ा, इसको भी समझ लो। एक वैज्ञानिक थे हुंड, सबने नाम सुना होगा, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक नियम दिया था, जिसे हम तुमने पढ़ा भी होगा, 11th में भी आ जाता है। यह हुंड का बहुलता, अधिकतम बहुलता का नियम था, हुंड का नियम जैसे जानते हैं, हुंड के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या बताया था, परमाणु किसी तत्व के परमाणु जो ऑर्बिट्स होते हैं, उप ऊर्जा स्तर जो है उपसेल, जिसे सब ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, उनमें उपकोषों में जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक नियम जो बनाए दिए थे वो। अब उसमें जो नियम बनाए थे उसका क्या नाम था, हुंड का नियम था। उन्होंने बताया था किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, पेयर नहीं होते, जब तक कि उस उपकोष में प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक भर ना जाए। साफ सी बात है। यानी पी है, पी में हम जो 3 ऑर्बिट्स बनेगा पी में, ठीक है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। समझो, पी में 3 ऑर्बिट बनेगा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं है 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे 1 और 2, इस तरीके से नहीं भर सकते, तो गलत हो जाएगा। उनका नियम ही ये था कि ऊर्जा स्तरों में सब ऑर्बिट में पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तब तक 2 नहीं भर सकते। यानी 1 आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, अब ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है, ऐसे भर सकते हैं, ठीक है। अब अगला ये 6, इस तरीके से भर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, और ऑर्बिट्स हमने 3 बना ली, पी में भरने और पी में 6 की जगह 5 ही मिले, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। 1 और 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं काम। हमें सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन ही भरना पड़ेगा सभी ऑर्बिट्स में, उसके बाद कंप्लीट होंगी। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्थायी रूप है। साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्थायी रूप है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज। तो सबसे पहले तो हमें साइक्लोहेक्सेन पता होना चाहिए क्या है, तब तो हम आगे कर सकते हैं, वरना आगे नहीं कर सकते। तो साइक्लोहेक्सेन, इसी में इसका नाम है, चलो समझ लो। इन्होंने बोला है ध्यान से समझो, साइक्लोहेक्सेन, देखो इसी में इसका नाम है। यानी हेक्स 6 कार्बन हो गए, एन है यानी सब में सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है तो एच कितना होगा, रूल होता है CnH2n और प्लस के 2, इस तरीके से। तो 6 दूनी 12 और 2 14, S14 हो गए। साइक्लो और लगा हुआ है तो इसका मतलब रिंग फॉर्म होगा, यानी 6 कार्बन होंगे, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से रिंग बन गई। ये 6, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। रिंग फॉर्म में साइक्लो है तो रिंग फॉर्म में बना दिए हमें से। यानी एक H यहाँ होगा और एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा और एक H यहाँ होगा, एक H और एक H, इस तरीके से यहाँ CH2 जुड़े होंगे, इस तरीके से। समझ में आ रही होगी बात, देख लो इस तरीके से होगा। चलो एक स्ट्रक्चर हम आपको दिखा देते हैं। एक तो ये समझ लो इस तरीके से होगा इसका स्ट्रक्चर, और ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देख लो एक स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। इन्होंने बात करी है कि सबसे स्थायी क्या होगा, तो यहाँ समझ लो, यहाँ वांडर बॉल्स का काम है कि यहाँ एक फोर्स काम करता है जिसे वांडर बाल्स फोर्स कहते हैं। उनमें रिपल्सन हो जाता है, और जब रिपल्सन हो जाता है तो उनका बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है, बॉन्ड एंगल में कमी आ जाती है। और बॉन्ड एंगल में जब कमी आएगी तो सीधी बात है, ये जो साइक्लोहेक्सेन है कैसा जो स्ट्रक्चर बना लेगा, चेयर का स्ट्रक्चर बना लेगा, चेयर फॉर्म। इन्होंने नाप दे रखा है, ठीक है, इसके दे रखा है, चेयर देख रखा है, ग्रिसित देख रहा है, एक्लिकैप्सिस, तो जो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक्लिपेस्ट भी दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो इनमें सबसे स्टेबल फॉर्म जो है चेयर की हो जाएगी। देखो ये स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहले कैसा था, ऐसा था।
अब कैसा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा स्टेबिलिटी में। तो सबसे स्टेबल जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, चेयर फॉर्म का होता है साइक्लोहेक्सेन में। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ये बात हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन कौन सा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, टीजीटी 2009 में पूछा गया है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन देख लीजिए, कांसा तांबा टिन का मिश्र धातु है, पीतल तांबा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम का लोहे का लेपन होता है। अरे नहीं भैया, जो है बड़ा विकट समस्या है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तब तो हम इसे कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं, इनके ऑप्शन से ही चलते हैं, ऑप्शन से ही हम आपको समझा देते हैं। इन्होंने पहला दे रखा है, चलो यहीं देख लो, यहाँ आपको आ जाएगा समझ में। इन्होंने पहले दे रखा है तो पहले से ही समझाते हैं, उसे छोड़ो, हम समझाते हैं। जो पहला दे रखा है कांसा, यहाँ समझो, ये कांसा दे रखा है इन्होंने, कांसा। तो मैं बता दूं आपको, कांसा क्या होता है, Cu प्लस टिन, इनका मिक्सचर होता है कांसा। यानी क्या क्या मिक्स होगा उसमें, तांबा मिक्स होगा और टिन मिक्स होगा, इसका जो है मिक्सचर होगा। यूजेस सुन लो, इनके यूजेस भी बता देते चलते हैं। इनसे क्या बनेगा, बर्तन बनेंगी, मूर्तियां बनेंगी, ऐसी चीजें बनेंगी। किससे, कांसे से। बात समझ में आ गई। अगला इन्होंने बी ऑप्शन में दे रखा है पीतल। चलो अब पीतल देख लेते हैं, पीतल क्या होता है। देखो यहाँ भी समझ लो, पीतल किस किस का मिक्सचर होगा। पीतल में होगा कॉपर, ठीक है, और कॉपर होगा और जिंक होगा, यानी कॉपर और जिंक का मिक्सचर होगा। इसका किस में यूज होगा, पीतल का। सब जानते हैं पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, घंटियां होती हैं, घंटियां मंदिर में, मूर्तियां बनाई जाती हैं, घंटे टंगे हैं, सब पीतल के जो होते हैं ज़्यादातर। अब अगला इन्होंने दे रखा है जर्मन सिल्वर। चलो तीसरा दे रखा है इन्होंने सी जर्मन सिल्वर। यहाँ देख लेते हैं जर्मन सिल्वर क्या होता है। इन्होंने क्या क्या रखा है जर्मन सिल्वर में, इन्होंने सीधा कहा है जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर होगा भाई साहब, ठीक है, प्लस जिंक होगा, ठीक है, प्लस निकेल होगा। खूब अच्छे समझ लो, ये तीन चीजें जब मिक्स होंगी तो बनेगा जर्मन सिल्वर। बात समझ में आ गई होगी। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा इन्होंने डी में दे रखा है स्टेनलेस स्टील। खूब सही से समझ लो, स्टेनलेस स्टील। बहुत कम नाम सुना होगा इसका, और सुना भी होगा लेकिन समझा नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील इन्होंने क्या दे रखा है, क्रोमियम का और लोहे का लेपन होता है। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, लोहे का लेपन तो कतई हो ही नहीं सकता। लोहे का अगर लेपन हो जाएगा तो उस पर जंग लग जाएगी, और स्टेनलेस स्टील का मतलब ही ये है कि कभी जंग नहीं लगना। आपने देखा होगा आपकी साइकिल के हैंडल पे कभी जंग नहीं लगेगी, और अगर वो गिर जाए और खुरच जाए तो वहीं जो काई आ जाएगी, जंग लग जाएगी वहाँ। बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें क्रोमियम होता है 15%, और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये, समझ लो बहुत अच्छे से। स्टेनलेस स्टील में 15% क्रोमियम हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें क्रोमियम कितना होता है तो आप बताएंगे 15%। तो स्टेनलेस स्टील में 15%, इसमें क्या होगा, इसमें 15% जो है क्रोमियम होगा, 15% क्रोमियम होगा, और बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसका यूजेस तो आप सब जानते ही होंगे, इस पर कभी जंग नहीं लगता। बात समझ लो बहुत अच्छे से, कभी जंग नहीं लगेगा। इसका उपयोग जो बर्तन बनाए जाते हैं, ब्लेड होता है, ब्लेड शेविंग वेविंग बनाने वाला ब्लेड, उस ब्लेड को भी इसी स्टेनलेस स्टील से बनाया। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन जोड़ी समाकृतिक कही जाती है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज सेड टू बी आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस की बात चल रही है यहाँ, आइसोमॉर्फस, ठीक है। चलो भाई अच्छी बात है, समझ लो इसे। आइसोमॉर्फस क्या होते हैं वो तो मैं समझ में आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। पहले आपको यहाँ समझना होगा कि ये आइसोमॉर्फस होते क्या हैं, समाकृतिक क्या होते हैं। तो मैं बताता हूँ, पहले ध्यान से सुनो कि ये होते क्या हैं। देखो, जिनकी संरचना या दो संरचनाएं, ठीक है, बात समझ लो बहुत, जिनकी अगर संरचनाएं दो हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग लगभग सेम होगा, ठीक है। उल्टा सीधा कर लोगे तो भी जो है सेम होगा। इस चीज को आइसोमॉर्फस बोला जाता है। क्या क्या दे रखा है ये ऑप्शन में, इन्होंने देख लेते हैं एक बार। इन्होंने देखा है वाइट विट्रॉल और एप्सम रबड़ दे रखा है। यहाँ समझो पहले, इन्होंने वाइट विट्रॉल दे रखा है आपको, ठीक है, जो नाम समझ में आ रहा होगा, इसे बोलते हैं सफ़ेद तेजाब। क्या बोलते हैं, सफ़ेद
तेजाब, समझ लो क्या होता है सफ़ेद तेजाब, ZnSO4 और 7H2O, 7H2O, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। और क्या दे रखा है उसके साथ, एवं एप्सम लवण। अब एप्सम लवण क्या होता है, एप्सम लवण, एप्सम लवण क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम लवण बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4.7H2O, ये होता है, ठीक है, ये होता है एप्सम लवण। अगला दे रखा है नीला विट्रियोल यानी नीलत होता, खूब अच्छे से सुना होगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं .7H2O, वाटर की क्वांटिटी सब में होती है, ठीक है। तो ये होता है ब्लू विट्रियोल, नीलत होता जिसे बोलते हैं आप। ग्लोबल लवण क्या होता है, ग्लोबल लवण ये होता है सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, इसे ग्लोबल लवण बोलते हैं, इसमें 10H2 होते हैं। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। आगे क्या रखा है इन्होंने, सारी चीज़ें हो गई, ये चार चीज़ों से इन्होंने क्वेश्चन बना रखे हैं सेम सेम। इन्होंने पूछा इनमें से आइसोमॉर्फस क्या होगा, तो सीधी बात है जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट ये आइसोमॉर्फस हैं दोनों, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, यानी वाइट विट्रोल एंड एप्सम सॉल्ट, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड विद्युत संवहन करता है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला चैप्टर है 12th में सॉलिड स्टेट, अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाओ और पढ़ लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सॉलिड स्टेट। उसी में जो है आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जब हम मेटल पढ़ते हैं और सॉलिड पढ़ते हैं, तो सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है उसमें, तब हम वहाँ पढ़ते हैं। तो इसमें सीधी बात है, उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से आयन होते हैं, उसकी वजह से परमाणु होते हैं, कि क्या क्या होता है, सोडियम परमाणु या क्लोरीन परमाणु। तो हमने एक क्वेश्चन जब हम वहाँ सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जो है पदार्थ है जो लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास कर सकता है, यानी जब वो द्रव्य अवस्था में होगा तो विद्युत प्रवाहित हो जाएगी, और द्रव्य अवस्था में नहीं होगा तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है, तो सोडियम क्लोराइड नाम सुना होगा आपने, ठीक है, NaCl। NaCl एक ऐसा सबस्टेंस है, ऐसा पदार्थ है जो अगर लिक्विड होगा तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कर देगा, और नहीं होगा तो प्रवाहित नहीं करेगा। और जब सोडियम क्लोराइड मिक्स होता है तो सॉलिड होता है, ठीक है। जब उसे घोल देते हैं इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो इन्हें क्या बोला है, सोडियम इस तरीके से होते हैं, Cl नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इन्हें आप क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं ना, आयन बोलते हैं, आयन्स। यानी सोडियम लवण में किस किस के आयन होंगे, यार सोडियम के होंगे, और किसके होंगे, क्लोरीन के होंगे। तो इन्होंने यही पूछा है कि कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, आयन्स बोलते हैं। तो इन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ऑप्शन हमारा आयन सही हो जाएगा। इसमें आयन कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा है, तो बी सही हो जाएगा। बहुत अच्छी सी तरीके से इन्होंने क्वेश्चन डिजाइन किया है, बस आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी पूछा जा सकता है कौन सा पदार्थ ऐसा है जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता, लिक्विड स्टेट में पास कर देगा, तो आपको यही लगाना है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में चूना पत्थर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइटिस। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हेमेटाइट अयस्क किसका अयस्क है, तो सबको पता है आयरन का है, किसका है, आयरन का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट, ठीक है। और कॉपर का क्यूप्राइट है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एल्यूमिना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से सबके अपने अपने अयस्क हैं, इनके शुद्धिकरण अयस्कों से ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। कॉपर हमें प्योर नहीं मिलता, उसके अयस्क से अलग किया जाता है। इसी तरह आयरन हमें प्योर नहीं मिलता, उसको जो है उसके अयस्क से अलग किया जाता है। और जो है हेमेटाइट आयरन का मुख्य अयस्क कहलाता है। तो जब उसे उसका निष्कर्षण करेंगे, उसे उससे अलग करेंगे, तो उसमें क्या चीज़ मिलाते हैं, तो उसमें चूना पत्थर मिलाते हैं, और एक और जो नाम सुना होगा आपने, कोक, और ये सब चीज़ें मिला लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसको गालक बोलते हैं, पढ़ा होगा। जब शोधन पढ़ते हैं ना, आयरन का शोधन, उसमें भी टॉपिक है 12th में, तत्वों के निष्कर्षण के लिए, तत्वों एवं धातुओं का निष्कर्षण ऐसे है, प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड जो है मॉलिक्यूल, ऐसे है कोई चैप्टर है 12th में। उसमें ये सारी बातें भट्टी वगैरह दी गई हैं, उससे आए हुए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हेमेटाइट अयस्क से आयरन जब अलग किया जाता है तो उसमें मिलाते हैं क्या, चूना पत्थर मिलाते हैं, और चूना पत्थर की बात चल रही है। और चूना पत्थर और एक और चीज़ होता है कोक, जैसे कार्बन बोलते हैं, अब अशुद्धि के फॉर्म में मिलाया जाता है। तो चूना पत्थर और जो ये चीज़ें सब मिलाई जाती हैं तो उसको बोलते हैं गालक। और कौन सी भट्टी यूज की जाती है, क्वेश्चन आ जाए कौन सी भट्टी यूज की जाती है, तो भट्टी का नाम हो जाता है बात्या भट्टी। कौन सी यूज की जाती है, बात्या भट्टी। स्क्रीन पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बात्या भट्टी का है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है देख लो इसे, बात्या भट्टी के स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें डालकर और जो है आयरन को अलग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इस प्रैक्टिस सेट से आपको निश्चित ही फायदा होने वाला है, निश्चित ही। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी बच्चे इससे जुड़ जाएंगे, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। इतनी मेहनत से खोजबीन करके आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें और हमें कोई सुधार करना है या और कुछ चीज़ ऐड करनी है तो आप जो है निश्चिंत हमसे कह सकते हैं, उसी तरीके से आपको करा दिया जाएगा। स्टूडियो में ना होने के कारण आपको इस तरीके से मुझे समझाना पड़ रहा है, बाई फेस में आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं अभी जो है अपनी लॉकडाउन की वजह से अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके से आपको जो है समझाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके लिए जो है माफ़ी चाहते हैं, सॉरी। लेकिन फिर भी जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। टीजीटी पीजीटी बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ आपको, टीजीटी पीजीटी का सिलेबस नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो सिर्फ इसी वजह से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ कि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, वरना जो है मैं भी आपको प्रॉपर सिलेबस कराता टीजीटी और पीजीटी का। मैं स्टूडियो में ना होने की वजह से ये नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। लेकिन इस तरीके से आप फिर भी पढ़ा आप कहीं भी रहे हों, लेकिन आप प्रैक्टिस यहाँ कर सकते हैं। यहाँ से अच्छी प्रैक्टिस आपको जो है कहीं नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत से खोजबीन करके ये क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। निश्चित ही आपको जो है 1000 क्वेश्चंस में से 30 से 25 क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे, और जब एग्ज़ाम देकर आप आएंगे तो चेहरे खिले हुए होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।